हेलो फ्रेंड्स, राम नेट JRF चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम NTA नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाते हैं। पेपर 2 है हमारा हिंदी साहित्य। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो दिसंबर 2019 में हिंदी साहित्य का पेपर हुआ था। आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो ये PYQs हैं ये हमारी बहुत ही हेल्प करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि सिलेबस तो बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। तो हमें PYQs की हेल्प से ही हमें पता चलता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो आइए फ्रेंड्स, हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। A सोपान साकेत पल्लव और आंसू, B साकेत सोपान पल्लव आंसू, C आंसू पल्लव सोपान साकेत और पल्लव सोपान आंसू और साकेत। तो फ्रेंड्स, ये कालक्रम का क्वेश्चन है। कालक्रम से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो हमें इनका कालक्रम भी याद रखना है और ये रचनाएं किस रचनाकार की हैं हमें यह भी पता होना चाहिए। तो इसका फ्रेंड्स राइट ऑप्शन होगा, वो होगा C आंसू पल्लव सोपान और साकेत। ये इसका सही कालक्रम है। तो आइए देखते हैं आंसू किसकी रचना है। आंसू प्रसाद की रचना है और इसका जो सन है 1925 और पल्लव का जो सन है वो है 1928 और ये पंत की रचना है। उसके बाद है सोपान 1929। ये किसकी है फ्रेंड्स, ये है रामनरेश त्रिपाठी। और जो ये सोपान है ये एक खंड काव्य है। उसके बाद है साकेत है मैथिलीशरण गुप्त की और जो इसका सन है वो है 1931। तो फ्रेंड्स, जो ये रचनाएं दी गई हैं इसके रचनाकार का नाम और इसका सन हमें अपनी नोटबुक में नोट करना है, जिससे हमें अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो हम उसको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है C। और फ्रेंड्स, जो ये साकेत है इसमें यह पाली भाषा का शब्द है साकेत। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें सभी ऑप्शन को डिटेल में सोल्व करना है, जिससे हमारी बहुत हेल्प होगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। समझे। प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है। A वररुचि, B चाणक्य, C चंद्रगुप्त और D राक्षस। तो फ्रेंड्स, अगर एक बार क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो हमें उसे दोबारा ध्यान से पढ़ना है। देखते हैं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बात कौन कह सकता है। तो ये फ्रेंड्स, इसका जो फ्रेंड्स आंसर होगा वो होगा B चाणक्य। एक गुरु ही कह सकता है कि भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। और चाणक्य किसके गुरु थे ये आप मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जेहि पंखी के निहर होई, कहे बिरह के बात, सोई पंखी जाई जरी, त्रिवर होहि निपात। ऊहात्मकता के अतिरिक्त उक्त पंक्तियों में व्यक्त भाव की क्या विशेषता है। A, जो ये ऊपर पंक्तियां दी गई हैं इनके बारे में यहाँ बताया गया है कि इस भाव की क्या विशेषता है। तो फ्रेंड्स, पहला है A, इसमें प्रेम की विलक्षणता नहीं है। B, कवि वेदना के स्वरूप विश्लेषण में नहीं, ताप की मात्रा नापने में प्रवृत्त है। C, इसमें विरह ताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है। D है, इसमें संतरास युक्त श्रृंगार के कारण स्वाभाविक प्रेम की व्यंजना नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स, हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं।
तो फ्रेंड्स ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं ये हैं जायसी की। तो फ्रेंड्स और ये कहाँ से ली गई हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये नागमती के वियोग वर्णन से ली गई हैं और जायसी की पंक्तियाँ हैं। तो जो इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी। इसमें विरह ताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है। हमारा राइट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। किस आचार्य ने शक्ति लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यज्ञों की शिक्षा प्राप्त कर किया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना है? ए अभिनव गुप्त, बी विश्वनाथ, सी राजशेखर और डी मम्मट। तो इसमें बताया गया है किस आचार्य ने शक्ति लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यज्ञों की शिक्षा प्राप्त कर किया गया अभ्यास को कौन सा काव्य हेतु माना है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कोलरिज के अनुसार दिया गया है क्या है? ए 1 है कल्पना दार्शनिक चिंतन का परिणाम नहीं है। सेकंड है कल्पना कारित्री प्रतिभा है, यह कवि की सृजनात्मकता है। सी कोलरिज की मूल प्रकृति केवल अनुकृति परक है। फोर्थ है कल्पना में वैज्ञानिक सुशृंखला नहीं होती। नीचे विकल्प दिए गए हैं। ए 1 और 2, बी 2 और 4 और सी है 2 और 3 और डी है 3 और 4। तो फ्रेंड्स इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी 2 और 4। दूसरा है कल्पना कारित्री प्रतिभा है, यह कवि की सृजनात्मकता है। और फोर्थ कल्पना में वैज्ञानिक सुशृंखलता नहीं होती। तो फ्रेंड्स जो ये कोलरिज हैं ये स्वच्छंदतावादी कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ध्रुव शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। नीचे इसकी काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं, इनका आशय दिया गया है। ए सूर्यास्त हो गया है। सेकंड है आसमान में लालिमा फैलने लगी थी। 3 है चिड़िया अपने नीड़ों में विश्राम कर रही थी। फोर्थ है पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। तो फ्रेंड्स इसके जो ऑप्शन हैं वो देख लेते हैं। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ए 1 और 2, बी 2 और 4, सी 2 और 3 और डी है 1 और 3। तो फ्रेंड्स इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा बी 2 और 4। तो आइए इनको देखते हैं। इसमें दिया गया है दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला था। तो फ्रेंड्स इसमें जो इसका राइट ऑप्शन है वो है 2 और 4। तो दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल पर वल्लभ की प्रभा। तो फ्रेंड्स हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं। तो ये फ्रेंड्स पंक्तियाँ प्रिय प्रवास की शुरुआत की पंक्तियाँ हैं और ये प्रिय प्रवास हमारे सिलेबस में भी लगा हुआ है। तो इसमें पूछा गया है दिवस का अवसान समीप था, तो यानी जो दिन था वो ढलने वाला था। गगन था कुछ लोहित हो चला था, तो गगन कुछ लाल रंग का हो चला था। तो इसमें जो फ्रेंड्स राइट ये ऑप्शन है वो होंगे हमारा 2 और 4। आसमान में लालिमा फैलने लगी थी और पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की किरणें विराजमान थी। तो फ्रेंड्स जो ये इसमें दिया गया है पहला सूर्यास्त हो गया था, यानी
सूरज डूब गया था, ये नहीं बताया गया है। और पॉइंट थर्ड भी नहीं बताया गया है, क्योंकि इसमें दिया गया है चिड़िया अपने नीड़ों में विश्राम कर रही थी। तो ये भी फ्रेंड्स हमारा रॉन्ग हुआ। तो हमारा राइट ऑप्शन होंगे 2 और 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। शब्द की जिस शक्ति में उसके संकेतित अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? ए अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना और डी शुद्ध लक्षणा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां। निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले से बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उनके परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है? ए चीफ की दावत, बी वापसी, सी दोपहर का भोजन और डी बूढ़िका की। तो फ्रेंड्स इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी वापसी। वापसी में दिखाया गया है कि नौकरी के सिलसिले से बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू को लंबी अनुपस्थिति से उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है। और फ्रेंड्स ये जो वापसी कहानी है ये उषा प्रियमदा की है। एक और फ्रेंड्स एक वापसी उषा प्रियमदा की है और एक वापसी और है वो है उसका जो नाम है वो है चंद्रगुप्त विद्यालंकार। ये भी हमें याद रखना है। तो फ्रेंड्स जो ये चीफ की दावत कहानी है ये भी हमें पता होनी चाहिए किसकी है। ये है विषम साहनी की। और सी दोपहर का भोजन ये है अमरकांत की। और डी है बूढ़िका की प्रेमचंद की। इस तरह से जो सभी ऑप्शन हैं हमें उनको देखना है कि ये किस किस के हैं। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है। ए महाभोज, बी अंधेरे बंद कमरे, सी आपका बंटी और डी शेखर एक जीवनी। तो फ्रेंड्स जो तलाकशुदा माता पिता संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है वो है आपका बंटी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी आपका बंटी। तो आपका जो बंटी है वो उसकी डेट क्या है हमें यह भी पता होनी चाहिए। इसका जो सन है वो है 71 और जो ये महाभोज है इसका है 1979। और फ्रेंड्स ये महाभोज इसमें उपन्यास है। एक महाभोज नाटक भी है वो 1982 में प्रकाशित हुआ। अब अंधेरे बंद कमरे इसका जो फ्रेंड्स ईयर है वो है 1961। और शेखर एक जीवनी ये एक इसके 2 भाग प्रकाशित हुए हैं, एक 41 में और एक 44 में। तो फ्रेंड्स ये हमें डेट भी याद रखनी है, आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। ए परीक्षागुरु, गोदान शेखर एक जीवनी, तमस, बी गोदान शेखर एक जीवनी परीक्षागुरु और तमस, सी परीक्षागुरु तमस गोदान शेखर एक जीवनी और डी है शेखर एक जीवनी तमस गोदान और परीक्षागुरु। तो फ्रेंड्स ये भी कालक्रम का क्वेश्चन है। ऐसे कालक्रम के क्वेश्चन हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो इन्हें हमें ध्यान से देखना है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए हमारा परीक्षा गुरु का ईयर है 82 और गोदान है 36। और ऊपर हमने बताया था शेखर एक जीवनी एक भाग 41 में और एक भाग है 44 में और तमस 1973 में। तो ये डेट भी हमें याद रखनी है और साथ साथ आप इन्हें अपनी नोटबुक में भी लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11। शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार हैं। ए यतन,
क्वेश्चन नंबर 11 शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार हैं। ए यत्न, सेकंड है विमर्श, थर्ड बिंदु और फोर बीज। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 2 और 4 और डी है 1 और 3। तो फ्रेंड्स शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार हमें बताने हैं, तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा 3 सी, 3 और 4, 3 और 4। ये हमारे शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार हैं, बिंदु और बीज। तो फ्रेंड्स जो शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति है इसके 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से बिंदु और बीज यहाँ दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं। ये पहला है समाज सुधार, दूसरा है गीति काव्य की प्रचुरता, तीसरा है स्वच्छंदता और फोर्थ है इतिवृत्तात्मकता। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। ए पहला और तीसरा, बी दूसरा और पहला, सी पहला और चौथा और डी है चौथा और तीसरा। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी, पहला और चौथा। पहला और चौथा ये दोनों द्विवेदी युग की विशेषताएं हैं, समाज सुधार और इतिवृत्तात्मकता। तो फ्रेंड्स ये तीसरा और दूसरा ये दोनों विशेषताएं छायावाद की हैं, ये दोनों द्विवेदी युग की और ये दोनों छायावाद की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13। सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं? पहला है वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ है, सेकंड है नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है, थर्ड है सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, और फोर्थ है सिद्धों की वानियाँ सांकेतिक नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं ए पहला और तीसरा, बी पहला और दूसरा, सी दूसरा और तीसरा और डी ऑप्शन है हमारा तीसरा और चौथा। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए पहला और तीसरा, पहला और तीसरा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ और सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, ये दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ए वे व्यक्ति स्वतंत्रता के विरोधी कवि हैं, बी वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के पक्षधर कवि हैं, सी वे किशोर भावुकता के लेखक हैं, डी वे मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। इसमें से धर्मवीर भारती के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा वो होगा ए वे व्यक्ति के स्वातंत्रता के विरोधी कवि हैं, ये इसका कथन सही नहीं है। तो फ्रेंड्स जो ये धर्मवीर भारती हैं ये नई कविता के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से डायरी साहित्य है? पहला है प्रवास की डायरी, सेकंड है साहित्यिक की डायरी, तीसरा है दिल्ली मेरा प्रदेश और फोर्थ है रण जल धन जल। नीचे विकल्प दिए गए हैं। ए पहला और चौथा, बी है दूसरा और तीसरा, सी है पहला और दूसरा और डी है पहला और तीसरा। तो फ्रेंड्स इसमें डायरी साहित्य पूछा गया है कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी पहला और तीसरा, पहला और तीसरा। प्रवास की डायरी और दिल्ली मेरा प्रदेश ये डायरी साहित्य हैं, तो डायरी साहित्य नहीं है ए साहित्यिक डायरी। इससे कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें डायरी लिखा गया है, तो ये डायरी साहित्य होगा। जो ये एक डायरी साहित्य है ये एक आलोचना निबंध है, आलोचना निबंध है।
और फ्रेंड्स जो ये ऋण जल धन जल है ये रेणु का रिपोर्टाज है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है डी। ये दोनों डायरी साहित्य हैं, ये आलोचना निबंध है और ये एक रिपोर्टाज है। तो फ्रेंड्स आज हमने इस वीडियो में 15 क्वेश्चन किए, तो और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे के जो क्वेश्चन हैं उनके साथ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसे शेयर करें। तब तक के लिए फ्रेंड्स खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।